वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ MGT 611 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर्स सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 8 करवाया जा रहा है, जो कि है काइंड्स एंड लीगल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो शुरू करते हैं आज के ऐसे ट्यूटोरियल को। रिवीजन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन है पहले, जो कि पहले भी आ चुके हैं पिछले लेसन्स में। सो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को ज़रूरी होता है कई सारे एसेंशियल्स की। सो कॉम्पिटेंस होना चाहिए। अब एक पर्सन कॉम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब वो पूरा करे ये तीन जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि एज ऑफ मेजॉरिटी का होना, इनके वो माइनर ना हो, और एटलीस्ट जो कि एज है मिनिमम वो 18 ईयर्स है ज़्यादातर केसेस के अंदर, और बाकी फिर और भी डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है कुछ केसेस में। और साउंड माइंड का होना, पर्सन जो है वो लाजमी तौर पे मेंटली कैपेबल हो अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर और जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के जब उसको किया जा रहा है, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, नॉट वेयर बाय लॉ, यानी कि डिस्क्वालीफाइड ना किया गया हो लॉ के ज़रिए। फ्री कंसेंट का होना, कंसेंट जो है वो फ्रीली दी जाए, और कोर्जन ना होना। अब जो फ्री कंसेंट जो है, कॉन्सेंट जो है अगर इनमें से किसी भी एक की वजह से किसी भी एक वजह से होती है जितनी भी दी गई, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवॉइडेड हो जाएगा। जैसे कि कोर्जन हो गई, जो कि रॉन्गफुल या अनलॉफुल प्रेशर डालना। तो कोई भी जो है वो कोर्जन में आ जाएगी चीज़ जिसमें अनलॉफुल किस्म का प्रेशर डाला गया है, जैसे कि किसी को कोई थ्रेट दिया गया है वायलेंस का, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसके अलावा इलीगल किस्म के थ्रेट देना, ये तमाम चीज़ें जो है वो कोर्जन के अंदर आ जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का होना, यानी कि जहाँ पर एक पार्टी जो है वो यूज़ करती है अपनी पोजीशन ऑफ पावर का या ट्रस्ट का, ताकि कॉन्सेंट हासिल करे, यानी कि नाजायज़ इस्तेमाल करे वो अपनी पोजीशन ऑफ पावर का, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाता है। और इसके अलावा ये कि मिस्टेक होना, ये तो खैर मिस्टेक कहीं भी हो सकती है। रॉन्ग बिलीव्स होना लोगों के फैक्ट्स के बारे में। और इसके अलावा फ्रॉड होना, यानी कि डेलिबरेटली तौर पर जानबूझकर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन का होना, या फिर मटेरियल फैक्ट्स को छुपाना। और मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक इनोसेंट या फिर नेग्लिजेंस फॉल्ट स्टेटमेंट का होना, जिसमें एग्रीमेंट भी शामिल होता है। सो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें, सो वैलिड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दो मेन इसकी जो काइंड है। वैलिड तो ऐसा है कि जो कि पूरा करता है तमाम एसेंशियल्स को, और ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है। जबकि वॉइडेबल ऐसा होता है इनिशियली वैलिड है और एनफोर्सेबल है, लेकिन बाद में जो है वो क्या होता है कि बात आ जाती है ऑप्शन के ऊपर एग्रीव पार्टी की। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम डिटेल में देखें, तो इन एग्रीमेंट एक ऐसा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वैलिड और इन्फोर्सेबल होता है ऑन इट फेस, लेकिन लॉ जो है वो देता है एक पार्टी को राइट कि वो उसको अवॉइड कर सके, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है इन केस, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है is acted upon by a party as valid, that party cannot substantially deny the validity thereof। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ये जो कि वैलिड और एनफोर्सेबल ज़रूर है ये ऑन द फेस, यानी कि लगता तो है दिखने में, लेकिन ये जो है वो एक पार्टी के पास राइट होता है, ऑप्शन टू अवॉइड भी है। तो अब जो है वो सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस के मुताबिक अगर हम देखें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम देखें, वो वॉइडेबल था और ये वॉइड, इसमें फ़र्क है। सेक्शन 2G के मुताबिक एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट्स सेड टू बी वॉइड। वॉइड तो ऐसा है जो कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है सेक्शन 2G के मुताबिक। और सेक्शन 2J के मुताबिक एन एग्रीमेंट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। यानी कि ये ऐसा है कि जो या तो कभी एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, या फिर ये जो है वॉइड बन गया जब ये इसकी एनफोर्सिबिलिटी जो है वो रुक गई। और डिफरेंस है दोनों में, वॉइडेबल और वॉइड। अब दोनों आपको बताया चुके हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल क्या है। अब इन दोनों का अगर हम फ़र्क को देखें, तो फ़र्क ये है कि जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो
एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है जब तक इसको अवॉइड नहीं किया जाता ऐसी पार्टी की तरफ से जिसके पास ऑप्शन है अवॉइड करने का। तो यानी कि ये पार्टी के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है वॉइडेबल। जबकि वॉइड जो होता है ये एक ऐसा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है पूरी तरह से। आई की लॉ की जो रोशनी है आँखों की मुताबिक, उसकी जो आँखों की रोशनी के मुताबिक। अब अगर हम देखें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस में ना कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड कब बन जाता है, तो वो बन जाता है जब इलीगल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन हो। अगर पर्पस या सब्जेक्ट मैटर इलीगल है, ये वॉइड है, इम्पॉसिबिलिटी होना परफॉर्मेंस की, जहाँ पे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल बन जाती है। ऐसी कोई चीज़ जो कि इम्पॉसिबल किस्म की बात की गई है, जो ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए पॉसिबल ना हो। और कॉन्ट्रैक्ट किया गया है एक ऐसे शख्स की तरफ से जो टोटली इनकॉम्पिटेंट है, और सीजेस है, सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल होना। इनके कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो कि था इन्फोर्सेबल लेकिन बन जाता है अनइन्फोर्सेबल सब्सिक्वेंट इवेंट्स की वजह से। कुछ ऐसे इवेंट्स बाद में हो गए कि वो अनइन्फोर्सेबल बन गया। अब अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें, सो एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि अदरवाइज वैलिड तो है सब्सटेंस के अंदर, लेकिन एनफोर्स नहीं किया जा सकता उसको कोर्ट के अंदर। किस वजह से? प्रोसीजरल या टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से। कुछ प्रोसीजरल या टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से। कॉमन टेक्निकल डिफेक्ट्स अगर हम देखें उसमें नन डिपॉजिट ऑफ कोर्ट फी आ जाती है, जो कि जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है फिलिंग के लिए, और अनसाइंड डॉक्यूमेंट होते हैं, या फिर लैक ऑफ रिक्वायर्ड सिग्नेचर्स का होना, और इसके अलावा एब्सेंस होना रिक्वायर्ड राइटिंग या रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद है फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 के मुताबिक एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो टर्म्स जो है उनको बताया जाता है वर्ड्स के अंदर, अब चाहे वो लिख कर हो चाहे वो बोल कर हो। सो एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, एक रिटर्न एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्जांपल लें तो एक रिटर्न एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर एक साइन सेल कॉन्ट्रैक्ट है, क्लियरली तौर पे बताता है ऑफर भी और एक्सेप्टेंस भी। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में ये कि टर्म्स जो है वो इन्फर होती हैं कंडक्ट से, सर्कमस्टेंसेस से, या फिर पार्टीज के एक्शन से। यहाँ पर टर्म्स जो है वर्ड्स से नहीं आती, इम्प्लाइड के अंदर वर्ड्स से नहीं आती, इनके वर्ड से नहीं आते। एग्जाम्पल वन हम लें तो एक पर्सन जिसको एम्प्लॉय किया गया बगैर एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर के, एक ये है, और दूसरा ये कि वो ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर है, दूसरी जो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे है। सो नाउ द एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट को हम देखें सो दोनों पार्टीज़ ने जो है वो क्या किया कि फुली परफॉर्म की उनकी ऑब्लिगेशंस, और कोई भी चीज़ बाकी ना रही। और एग्जांपल लें तो आप जो है वो पे करते हैं कैश जो है वो शॉप पे, और रिसीव करते हैं गुड्स को इमीडिएटली तौर पे, तो क्या हुआ कि सेल जो है एग्जीक्यूट हो गई, तो एग्जीक्यूटेड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और इसके मुकाबले में एग्जीक्यूटरी हम देखें जहाँ पर एक या ज़्यादा पार्टी के पास ऑब्लिगेशन होती है कि वो परफॉर्म करेंगे, फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे वो। सो जैसे कि 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर एम्प्लॉई जो है वो वर्क करेंगे, कमिंग ईयर में आने वाले साल में रिमेन ऑब्लिगेशन बरकरार है। और एक सेल है जहाँ पर डिलीवरी होनी है अगले हफ्ते, तो यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूटरी है, यानी कि मुकम्मल नहीं हुआ, अभी काम जो है मुकम्मल नहीं हुआ। सो लीगल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो लीगल कैपेसिटी होती है पार्टीज़ की एक कॉन्ट्रैक्ट में, सेक्शन 11 के अंदर जो है वो बताया गया है। और इसके मुताबिक ये कि एक पर्सन कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर वो एज ऑफ मेजोरिटी हो उसकी, वही बात आ गई जो पीछे भी आई है, एटलीस्ट जो 18 ईयर्स, और कुछ केसेस में इससे ज़्यादा भी हो सकती है। साउंड माइंड होना चाहिए, वो अंडरस्टैंड वो कर सके, वो मेंटली इल ना हो या फिर इंटॉक्सिकेंट ना हो, और इसके अलावा ये कि वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ ना हो, किसी भी लॉ के ज़रिए उसको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। अच्छा, अब एज ऑफ मेजोरिटी की भी बात आ गई। आखिर ये एज ऑफ मेजोरिटी से क्या मुराद है, इसकी थोड़ी सा डिटेल है, और लॉ के मुताबिक खुद है अंडर द मेजोरिटी एक्ट 1875, और ये पूरा एक एक्ट है 1875 का। एज ऑफ 18 और मोर इज़ द एज ऑफ मेजोरिटी। इफ़ गार्डियन इज़ अपॉइंटेड बाय कोर्ट देन माइनॉरिटीज़ कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 21। सो मेजोरिटी एज जो है वो 18 ईयर्स कंसिडर की जाती है, और अगर गार्डियन जो है वो कोर्ट की तरफ से है तो फिर माइनॉरिटी की एज 21 ईयर्स तक रहती है गार्डियन के केस के अंदर।
और कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर्स अगर हम देखें तो माइनर्स जो है वो लैक करते हैं कैपेसिटी और वो एंटर नहीं हो सकते बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर में ये कि मॉर्टगेज एग्जीक्यूटेड बाय माइनर्स इज वॉइड, ऐसा मॉर्टगेज जिसको माइनर अगर एग्जीक्यूट करते हैं उसको वॉइड है वो। और एक जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस बाय माइनर इज वॉइड, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पर्सनल सर्विस के लिए है माइनर की तरफ से, वो भी वॉइड है। माइनर को स्यू नहीं किया जा सकता। माइनर जो है वो माइनर एंटरिंग इनटू अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैन लीव, वो लीव कर सकता है माइनर जो कि एंटर हो रहा है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। द जॉब एनी टाइम, किसी भी वक्त जो है वो जॉब जो है। एंड बाय डूइंग सो दैट पर्सन शेल नॉट बी कमिटिंग एनी एक्शनेबल रॉन्ग, और इस तरह करने से वो कोई उसका जो एक्शन है वो कोई गलत भी नहीं समझा जाएगा क्योंकि वो वैसे ही माइनर है। सो एक्सेप्शंस एज कंटेंट इन सेक्शन 68। अब जो एक्सेप्शंस हैं 68 के अंदर सेक्शन में, अगर एक पर्सन जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए और सप्लाई किया गया उसको नेसेसरीज जो कि सूटेबल हैं उनकी कंडीशन के लिए लाइफ में, सप्लायर जो है वो रीइम्बर्स हो सकता है पर्सन की प्रॉपर्टीज़ से। अब नेसेसरीज़ में शामिल है गुड्स और सर्विसेज जो कि एसेंशियल है, ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड। अप्रोप्राइट जो है माइनर की स्टेटस के लिए, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, मेडिकल केयर, हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह आ जाती है। और पॉसिबली दूसरे आइटम्स जो कि ज़रूरी होते हैं माइनर्स की जो लाइफ में, वो भी है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।